सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो एक बार मेरे भाई जितने भी स्टूडेंट हैं अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट को कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से नहीं है? बताओ। पी चिदम्बरम का, एम एस स्वामीनाथन का, चिदम्बरम सुब्रमण्यम का, नॉर्मन बोरलॉग का। हरित क्रांति के बारे में आपने खूब सुना होगा कि हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? आप बोलेंगे नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। लेकिन सर ये तो विदेशी आदमी है, भारत में शुरुआत किसने की? तो भारत में शुरुआत की थी हमारे एम एस स्वामीनाथन ने। किसने मेरे भाई? एम एस स्वामीनाथन ने भारत में शुरुआत की थी। सर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न भी दे दिया क्या? हाँ मेरे भाई, इनको भारत रत्न दे दिया 2024 में। मैं अगर बात करता हूँ इसी हरित क्रांति के बारे में तो सबसे पहले गेहूं और चावल की फसल के लिए हरित क्रांति को लाया गया था। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई हरित क्रांति में HYV बीजों का प्रयोग हुआ, HYV बीजों का प्रयोग हुआ था मेरे भाई। अब आप बोलेंगे कि सर HYV क्या होता है? तो HYV की फुल फॉर्म होती है, H का मतलब होता है हाई, Y का मतलब होता है यील्डिंग, ठीक है, और V का मतलब होता है आपका वैरायटी। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। पी चिदम्बरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति से कौन संबंधित नहीं है? तो पी चिदम्बरम इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग कहां पर रहते हैं? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर भाई मध्य प्रदेश में? तो सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी कहां की है? आप बोलेंगे महाराष्ट्र की। इसी महाराष्ट्र के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो महाराष्ट्र से तुम्हारी एग्जाम में आ सकता है कि लावणी लोक नृत्य का है? महाराष्ट्र का। इसके अलावा लेजिम महाराष्ट्र का है। इसके अलावा ललिता, इसके अलावा दही कला, ठीक है, दही कला। इसके अलावा भाई पोवाड़ा, ठीक है, पोवाड़ा। इसके अलावा तमाशा, ठीक है भाई, तमाशा। इसके अलावा भाई गफा और मेरे भाई गोरीचा। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं? महाराष्ट्र में। मैं सबसे जैन धर्म की बात करूं कि बताओ जैन धर्म के लोग भी सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं? तो वो भी महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। मैं बात करूं कि मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं? तो मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज्यादा यूपी में रहते हैं। हिंदू धर्म के लोग भी यूपी में रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पर है? हिंदू धर्म के लोगों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा हमारे हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर भाई? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर वो पूछे कि बताओ सबसे ज्यादा हिंदू कहां पर रहते हैं तो आपको यूपी आंसर करना है। क्या? यूपी। लेकिन अगर वो पूछे कि हिंदू आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर रहता है तो प्रतिशत अगर शब्द दे दे तो आंसर चेंज हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर तुम्हारा महाराष्ट्र होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? तो भाई दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना किसने भेजी थी? सर एक ही आदमी है, मलिक काफूर की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी हमारे सामने आंसर आएगा। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया। किसको मेरे भाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने जजिया, ठीक है, जजिया, इसके अलावा मेरे भाई जमात,
और मेरे भाई आपका गहराई, ये 3 प्रकार के कर यानी कि टैक्स इसने लगाए थे, जजिया, जमात और गहराई। तो अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, आपकी जो रानी पद्मिनी है, रावल रतन सिंह है, ठीक है, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के ही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की गई? तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता बोल दे या फिर ओवरऑल सबसे ज्यादा साक्षरता बोल दे? तो वैसे तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है मेरे भाई? केरल की। लेकिन यहां पर तो केंद्र शासित प्रदेश बोला है, तो केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो राइट आंसर तुम्हारा लक्षद्वीप होगा। ये वही लक्षद्वीप है जहां पर मेरे भाई आपका मिनी कोय द्वीप है। कौन सा भाई? मिनी कोय द्वीप। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ मिनी कोय द्वीप कहां पर है, सर लक्षद्वीप में है। मिनी कोय द्वीप पर कौन सा नृत्य किया जाता है? क्या फेमस है मेरे भाई? लावा नृत्य। ठीक है, कौन सा भाई? लावा नृत्य फेमस है। कहाँ का? मिनी कोय द्वीप का। लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो मेरे भाई एक तो आपका कोलकली, ठीक है भाई, कौन सा? कोलकली। और एक मेरे भाई आपका परीचकली। कौन सा भाई? परीचकली। ये लोक नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं? लक्षद्वीप में। कौन कौन से? एक तो कोलकली हो गया, एक परीचकली हो गया और एक लावा नृत्य हो गया। ये कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भारत के सबसे पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है? जैंतिया की पहाड़ियां, पटकाई बूम की पहाड़ियां, गारो पहाड़ी या फिर खासी पहाड़ी? अब वैसे तो देखो ये सारी की सारी जो पहाड़ी हैं वो पूर्व दिशा में ही हैं। कौन पर भाई? पूर्व दिशा में है। जैसे कि जैंतिया, गारो और खासी, ये तीनों की तीनों मेघालय में है और मेघालय भारत के पूर्व दिशा में ही तो है। लेकिन इसने बोला कि सबसे पूर्व दिशा में। अब सर सबसे पूर्व में तो मेघालय नहीं है, तो राइट आंसर तुम्हारा होगा पटकाई बूम पहाड़ी। अरे भाई भारत मान लो इस तरीके का, ये हमारा जो देश है भारत, इसके क्या सबसे पूर्व में हमारा मेघालय है क्या? नहीं मेरे भाई। तो ये तीनों पहाड़ी तो मेघालय में है, मतलब ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास में, पटकाई बूम की पहाड़ी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में राज्यों का कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था? मैंने आपको हमेशा बात बताई थी कि मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जूट सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होता है? आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सरसों और ठीक है, सरसों और बाजरा ये सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होता है? आप बोलेंगे सर राजस्थान में पैदा होता है। मैं तुमसे बात करूंगा कि बताओ सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होती है? आप बात करेंगे सर एमपी में पैदा होती है। मैं तुमसे बात करूंगा कि बताओ मूंगफली सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होंगी? आप बताएंगे सर गुजरात में होंगी। लेकिन यहां पर पूछे कपास के बारे में, तो कपास सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होता है? महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, कपास जो है सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होगा? महाराष्ट्र और गुजरात। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है और आप लोगों से पूछा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से कौन संबंधित है? श्रीनिवास अय्यर, अरुणा साईराम, रामानुज अयंगर, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो भाई आप बोलेंगे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से कौन संबंध रखता है? अब देखो भाई कई तरीके के संगीत होते हैं, जैसे कि मैं तुमसे बात करूं भाई कर्नाटक संगीत है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत भी है, ठीक है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत भी है। तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पुरंदर दास का नाम आता है। ठीक है भाई, पुरंदर, एक सेकेंड, पुरंदर, ठीक है भाई, पुरंदर दास का नाम आता है। इसको कर्नाटक संगीत का क्या बोलते हैं? पितामह बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कर्नाटक संगीत का क्या बोलते हैं इनको? कर्नाटक संगीत का पितामह बोलते हैं। ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई जो आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से कौन संबंधित है, तो आप बात करेंगे इनमें से तो सर मल्लिका अर्जुन मंसूर है। ठीक
ठीक है भाई, मल्लिकार्जुन मंसूर है। तो सर ये बाकी के 3 किससे संबंध रखेंगे? ये बाकी के 3 कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से संबंध रखेंगे। ठीक है भाई, श्रीनिवास अय्यर हो गया, अरुणा साईराम हो गया, रामानुज अयंगर हो गया, इन सब का संबंध आपके कर्नाटक संगीत से है। ठीक है भाई, तो ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन है? कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति आपके कौन है? तो त्रिमूर्ति में एक तो आपके त्यागराज का नाम आएगा। किसका भाई? त्यागराज का। एक आपके मुथुस्वामी का नाम आएगा। किसका मेरे भाई? मुथुस्वामी का नाम आएगा। और एक नाम आएगा आपके श्यामा शास्त्री का। किसका मेरे भाई? श्यामा शास्त्री। तो देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने आपसे बोला कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से कौन संबंध रखता है, तो आप बोलेंगे मल्लिकार्जुन मंसूर। और बाकी के जितने भी हैं, चाहे श्रीनिवास अय्यर हो गया, अरुणा साईराम हो गया, रामानुज अयंगर हो गया, पुरंदर दास हो गया, त्यागराज हो गया, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री, इन सब का संबंध आपके कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से है। याद रह जाएगा मेरे भाई, ठीक है, याद रह जाएगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रह जाएगा नहीं, याद रखना पड़ेगा। राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई ठुमरी, एक ठुमरी और होता है भाई, ठीक है, ठुमरी। तो ठुमरी से आपका किसका संबंध है? गिरिजा देवी का। ठीक है, ठुमरी से किसका संबंध है? गिरिजा देवी का। तो ये ये चीजें हैं भाई जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत पुस्तक से संकलित किया गया। तो बताओ भाई, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो उसको किस पुस्तक से लिया गया है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आनंद मठ इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है भाई, आनंद मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये आपके यहाँ पर भरत भारती लिखा हुआ है। कोई मुझे बता सकता है कि भरत भारती के लेखक कौन है? ठीक है भाई, क्या कोई मुझे बता सकता है कि भरत भारती के लेखक कौन है? ये एग्जाम में आ चुका है भाई आपका। तो आप बोलेंगे सर मैथिली शरण गुप्ता। ठीक है भाई, मैथिली शरण गुप्ता जो है मेरे भाई आपके भरत भारती के लेखक हैं, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है भाई? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, तो आप बोलेंगे मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची है? बताओ भाई, किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को खींच दिया? रेड क्लिफ रेखा आयोग है, यंग हिल्टन आयोग है, गांधी इरविन समझौता है, या फिर मेरे भाई आपका ब्रिटेन वुड्स आयोग है? तो सर भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ रेखा है, नाम से ही पता चल रहा है, रेड क्लिफ सीमा आयोग हो गया। यंग हिल्टन आयोग, ये तो मेरे भाई आरबीआई की स्थापना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीआई की जो स्थापना की गई थी किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ गांधी इरविन समझौता, आप बात करेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये बात भी तुमको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रिटेन वुड्स समझो, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स आयोग ये 1944 का है, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम का। भाई दूसरा विश्व युद्ध 1938 से 1945 तक चला था भाई। ठीक है, जो आपका दूसरा विश्व युद्ध है वो आपके 1938, गलत बता रहा हूं मैं, 1939 से चला था। ठीक है भाई, 1939 से 1945 तक आपका दूसरा विश्व युद्ध चला था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 खाली स्थान से संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है, अनुच्छेद 344(1) और 351 किससे संबंधित है? तो आप बात करेंगे सर 8वीं अनुसूची से संबंधित है। अब भाई भारतीय संविधान में तो बहुत सारी अनुसूची है, ठीक है, 12 अनुसूची है टोटल, तो उनमें क्या क्या है? तो आप बात करेंगे कि भाई देखो, पहली अनुसूची में अगर मैं बात करूंगा तो भाई ठीक है, भारत और उसके राज्य हैं। ठीक है भाई, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत और उसके क्या हैं मेरे भाई आपके राज्य हैं। दूसरी अनुसूची में आपके जो भी तुम्हारे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब का वेतन और भत्ता। ठीक है भाई, वेतन और भत्ता कहाँ पर मिलेगा?
सर दूसरी अनुसूची में। तीसरी में मेरे भाई वही तुम्हारे शपथ का प्रोग्राम, चाहे तुम्हारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, शपथ का प्रोग्राम तीसरी में है। मैं बात करूंगा चौथी अनुसूची में, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें देखने को मिलेगा? अनुसूची नंबर 4 में मिलेगा। अगर मैं अनुसूची नंबर 5 की बात करता हूं तो एससी और एसटी का क्षेत्रीय प्रशासन, ठीक है भाई, एससी एसटी का क्षेत्रीय प्रशासन। छठी में आपके जो 4 राज्य हैं वो आते हैं। सातवीं में आपकी वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सातवीं में है। आठवीं अनुसूची में तुम्हारी 22 भाषा हैं, आठवीं अनुसूची में 22 भाषा है। नौवीं में तुम्हारी भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में पंचायत है और 12वीं में नगर पालिका है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है और एसएससी का तो ये फेवरेट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछती है भाई, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। बात कर रहा हूं मैं मौलिक कर्तव्यों की, तो मूल संविधान में तो एक भी नहीं था, मूल संविधान में तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 0 थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सर किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो आप बात करेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है भाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों के लिए बोला था? तो सर सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है इसने तो बोला था कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ लो। बहुत है भाई, लेकिन फिर जोड़े कितने गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये बात भी याद होनी चाहिए। अगला देखो मेरे भाई, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था? तो स्वामी विवेकानंद मेरे भाई, मैंने आपको बताया था 1893, इम्पोर्टेंट डेट है। इसमें आपका क्या हुआ था? एक तो शिकागो सम्मेलन हुआ, ठीक है भाई, शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। कब? 1993 में, 1893 में। इसी 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भी चले गए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए, ठीक है मेरे भाई, चले गए। इसी 1893 में एनी बेसेंट भारत आ गई, ठीक है, एनी बेसेंट जो है भारत आ गई। तो ये सारे के सारे काम 1893 में हुए थे, ठीक है। शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए और एनी बेसेंट भारत आ गई। सारे के सारे कांड कब हुए? 1893 में। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है? तो बताओ मेरे भाई, ठीक है, बताइए इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा कि ठीक है, जो किस परमाणु, ठीक है, सो किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है? ठीक है, तो आप बोलेंगे यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब सर भारत में बहुत सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं भाई, काफी सारे राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, छोटे छोटे, कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कुडनकुलम कहां पर है, कुडनकुलम कहां पर है, तो सर कुडनकुलम हमारे तमिलनाडु में है, ठीक है भाई। कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो हमारे तमिलनाडु में है। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे भाई काकरापार के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? काकरापार के बारे में, तो सर ये गुजरात में है। मैं बात करूंगा रावत भाटा के बारे में, तो रावत भाटा तो राजस्थान में है। मैं बात करूंगा कैगा के बारे में, तो कैगा तो कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में है। मैं बात करूंगा, ठीक है, तारापुर के बारे में, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पर है? सर ये महाराष्ट्र में है। मैं बात करूंगा कलपक्कम, तो कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में है। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। नरोरा के बारे में बात किया जाए तो नरोरा हमारे यूपी में है, ठीक है भाई। तो देखो, मैं बात करूंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम
235 का। नरोरा यूपी में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में, रावतभाटा राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में। तो ये है आज की क्लास। उम्मीद करूंगा पसंद आई होगी। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।